Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 12 की किताब मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अध्याय 9 यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारा मकसद है कि यूपीएससी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर की जो सबसे जरूरी बातें हैं ना, उनको आसान बनाया जाए। बिल्कुल। देखिए, ये अध्याय समझाता है कि देशों के बीच जो व्यापार होता है वो सिर्फ चीजों का लेना देना नहीं है। ये कैसे पूरी दुनिया के रिश्तों और अर्थव्यवस्था को एक शक्ल देता है, ये समझना जरूरी है। तो आज हम इसके आधार, इसका इतिहास क्या रहा है, इसके अलग अलग पहलू और हाँ, आज के समय से जुड़े जो मुद्दे हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और प्रीलिम्स के लिए भी जो खास तथ्य हैं, जैसे व्यापार कितने तरह का होता है, कौन से बंदरगाह महत्वपूर्ण है, WTO जैसी संस्थाएं क्या हैं, उन पर भी ध्यान देंगे। बिल्कुल। तो इस चर्चा का मिशन क्या है? मेंस के लिए एक एनालिटिकल समझ बनाना और प्रीलिम्स के लिए जो फैक्ट्स चाहिए उनको हाईलाइट करना। चलिए इस स्रोत सामग्री के सार को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि आखिर ये देशों के बीच व्यापार होता ही क्यों है? क्या वजह है इसकी? देखिए, इसका सबसे बुनियादी कारण है उत्पादन में विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन कहते हैं ना जिसे अंग्रेजी में। हाँ। और ये होता क्यों है? क्योंकि दुनिया में जो संसाधन है, चाहे वो प्राकृतिक हो या इंसानी हो या पूंजी हो, वो हर जगह एक जैसे नहीं है। कहीं कुछ है, कहीं कुछ और। बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा आपने। असल में यही है। देखिए ना, जमीन की बनावट अलग है, कहीं खनिज ज्यादा मिलते हैं, कहीं कम, मौसम हर जगह का अलग। तो इन सब में जो फर्क है ना, उसी वजह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें बेहतर पैदा होती हैं या बनती हैं। हाँ, जैसे कहीं की मिट्टी खेती के लिए बहुत अच्छी है, तो कहीं खनिजों के भंडार भरे पड़े हैं। बिल्कुल। तो ये जो विविधता है, यही व्यापार की नींव रखती है। ये असमानता असल में एक तरह से कहें तो वैश्विक लेनदेन का इंजन है। बड़ी है। ये सब मिलकर तय करता है कि किन चीजों की मांग होगी और कितनी सप्लाई हो पाएगी। और ये भी बहुत मायने रखता है कि कोई देश आर्थिक विकास के किस लेवल पर है, उसका औद्योगिकरण कितना हुआ है, टेक्नोलॉजी कितनी आगे है। यही तय करता है कि वो व्यापार में क्या भूमिका निभाएगा, कच्चा माल बेचेगा या बनी हुई चीजें देगा। और हाँ, परिवहन का विकास कैसे भूल सकते हैं? अरे वो तो बहुत ही जरूरी है। सोचिए, अगर अच्छे जहाज, ट्रेनें, सड़कें न होती तो क्या ये व्यापार इतना फैल पाता? कभी नहीं। परिवहन ने ही दुनिया को व्यापार के लिहाज से छोटा कर दिया है। इसने सिर्फ व्यापार को आसान नहीं बनाया, बल्कि ये भी बदल दिया कि क्या और कितनी दूर तक व्यापार हो सकता है। सही बात है। अच्छा, प्रीलिम्स के नजरिए से क्या याद रखना चाहिए? हाँ, प्रीलिम्स के लिए दो मुख्य बातें ध्यान रखनी चाहिए। व्यापार के दो मुख्य प्रकार, द्विपक्षीय दो देशों के बीच, ठीक है, और बहुपक्षीय यानी कई देशों के बीच होने वाला व्यापार। और व्यापार का सीधा सा मतलब है वस्तुओं और सेवाओं का अपनी मर्जी से किया गया आदान प्रदान। अच्छा, मेंस के लिए यहाँ एक अहम सवाल बनता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार क्या है और ये वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद कैसे हैं? तो इसका जवाब शायद तुलनात्मक लाभ यानी कंपैरेटिव एडवांटेज और विशेषज्ञता यानी स्पेशलाइजेशन के सिद्धांतों में है। बिल्कुल। जब हर देश उस चीज पर फोकस करता है जिसे बनाने में वो सबसे कुशल है, तो कुल मिलाकर दुनिया में ज्यादा उत्पादन होता है। और सिद्धांत तो यही कहता है कि इसका फायदा सबको मिलना चाहिए। चलिए अब जरा इतिहास की बात करते हैं। व्यापार कोई आज की चीज तो है नहीं। नहीं, सदियों पुराना है। प्राचीन काल में भी बहुत लंबी दूरियों तक व्यापार होता था। सबसे मशहूर उदाहरण तो सिल्क रूट का है। हाँ, बिल्कुल। और शुरुआत में तो वस्तु विनिमय चलता था, बार्टर सिस्टम। जी हाँ। चीज के बदले चीज। स्रोत में असम के जॉन बील मेले का जिक्र भी है, जहां आज भी कुछ हद तक ये होता है। हाँ, लेकिन वस्तु विनिमय में दिक्कतें बहुत थीं। जैसे जरूरतें मैच नहीं करती थी हमेशा। मुझे जो चाहिए वो आपके पास है, पर आपको जो चाहिए वो मेरे पास नहीं है। सही कहा। तो जब मुद्रा आई, पैसे आए, तो ये मुश्किलें दूर हुई, व्यापार ज्यादा आसान हो गया, फैल गया। फिर 15वीं शताब्दी के बाद एक बड़ा बदलाव आया, यूरोपीय उपनिवेशवाद, कोलोनियलिज्म। हाँ, ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यूरोप और एशिया के बीच मसालों, रेशम जैसी कीमती चीजों का व्यापार तो बढ़ा, लेकिन इसके साथ एक बहुत ही दुखद और अमानवीय चीज जुड़ गई, दास व्यापार, स्लेव ट्रेड।
स्रोत में 1829 के एक दास नीलामी के विज्ञापन का जिक्र भी है। वो पढ़ के ही अंदाजा लगता है कितनी क्रूरता थी। बिल्कुल। पुर्तगाली, डच, स्पेनिश, अंग्रेज, इन सब ने अफ्रीकी लोगों को पकड़ा, जहाज़ों में भरा और ज़बरदस्ती अमेरिका ले गए बागानों में काम करवाने। ये दास व्यापार करीब 200 साल तक चला। मानवता पर एक काला धब्बा है ये। प्रीलिम्स के लिए शायद कुछ तारीखें काम की हों। डेनमार्क ने 1792 में इस पर रोक लगाई, ग्रेट ब्रिटेन ने 1807 में और अमेरिका ने 1808 में दास व्यापार को गैर कानूनी घोषित किया। इसके बाद आई औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसने व्यापार का पूरा ढांचा ही बदल दिया एक तरह से। हाँ, फिर से एक बड़ा बदलाव। यूरोप के जो औद्योगिक देश थे उनमें कच्चे माल की जरूरत बहुत बढ़ गई, जैसे अनाज, मांस, ऊन। और ये माल कहाँ से आता था? उनके उपनिवेशों से या दूसरे कम विकसित इलाकों से। और बदले में ये देश अपने कारखानों में बनी चीजें इन्हीं देशों को बेचते थे। तो मतलब औद्योगिक क्रांति ने व्यापार की दिशा ही पलट दी। जो देश पहले संसाधन देते थे वो अब तैयार माल के ग्राहक बन गए। बिल्कुल, यही हुआ। अच्छा, अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को और ठीक से समझने के लिए इसके कुछ खास पहलुओं पर बात करते हैं। पहला है व्यापार का परिमाण, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। हाँ, इसका सीधा मतलब है कि कुल कितनी मात्रा या कीमत की चीजों और सेवाओं का व्यापार हो रहा है। स्रोत में एक टेबल 9.1 है जिसमें दुनिया भर के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कुछ आंकड़े दिए हैं। ठीक है। दूसरा अहम पहलू है व्यापार संयोजन, कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड, मतलब किन चीजों का व्यापार हो रहा है। और इसमें समय के साथ बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले क्या होता था, ज्यादातर व्यापार कच्चे माल का होता था, खेती के उत्पाद, खनिज वगैरह। लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद से बनी बनाई चीजों, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और सर्विसेज यानी सेवाओं का हिस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो हम क्या व्यापार करते हैं, ये एक तरह से हमारी आर्थिक तरक्की की कहानी बताता है। बिल्कुल। स्रोत का चित्र 9.3 भी शायद इसी बदलाव को दिखाता है। तीसरा पहलू है व्यापार की दिशा, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, मतलब कौन से देश आपस में ज्यादा व्यापार कर रहे हैं। जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, उपनिवेशवाद के टाइम में तो विकासशील देश यूरोप को कच्चा माल भेजते थे और वहां से बना बनाया माल खरीदते थे। हाँ, पर 20वीं सदी में खासकर जब ये उपनिवेश आजाद हुए तो तस्वीर बदली। भारत, चीन जैसे देशों ने भी इंडस्ट्री लगाई, विकास किया और विकसित देशों को टक्कर देने लगे। तो आज की स्थिति क्या है? कौन ज्यादा व्यापार करता है आपस में? आज की स्थिति देखें तो दुनिया का ज्यादातर व्यापार असल में विकसित देशों के बीच ही होता है। यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, जापान ये दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार हैं। हालांकि अब एशिया के जो उभरते हुए देश हैं उनकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। हाँ, और प्रीलिम्स के लिए ये याद रखना चाहिए कि सिर्फ वस्तुओं का नहीं, सेवाओं का व्यापार भी बहुत जरूरी हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल। बैंकिंग, बीमा, पर्यटन, आईटी सर्विसेज, बहुत कुछ है इसमें। स्रोत की तालिका 9.2 में इसका जिक्र है। और चौथा महत्वपूर्ण पहलू व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड। हाँ, ये किसी देश के कुल निर्यात यानी एक्सपोर्ट्स के मूल्य और कुल आयात यानी इंपोर्ट्स के मूल्य के बीच का अंतर है। अगर कोई देश बेचता ज्यादा है और खरीदता कम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो उसे कहते हैं अनुकूल या फेवरेबल व्यापार संतुलन। और अगर खरीदता ज्यादा है, बेचता कम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो उसे कहते हैं प्रतिकूल या अनफेवरेबल व्यापार संतुलन। अच्छा, व्यापार के इन्हीं सब पहलुओं को देखते हुए एक कॉन्सेप्ट आता है मुक्त व्यापार का, फ्री ट्रेड। हाँ, इसका मकसद क्या है? देशों के बीच व्यापार पर जो टैक्स लगते हैं, टैरिफ या दूसरी रुकावटें हैं, उनको कम करना या हटा देना, ताकि सामान और सेवाएं आसानी से आ जा सके। माना तो यही जाता है कि इससे चीजें सस्ती होती हैं, कंपटीशन बढ़ता है और सबको फायदा होता है। लेकिन क्या ये इतना सीधा है? नहीं, उतना सीधा भी नहीं है। इसके साथ एक समस्या जुड़ी है जिसे डंपिंग कहते हैं। डंपिंग, ये क्या होता है? डंपिंग का मतलब है जब कोई देश अपने यहाँ बनी कोई चीज दूसरे देश में उसकी लागत से भी कम कीमत पर बेचता है। ऐसा क्यों करते हैं? अक्सर मकसद होता है उस देश के बाजार पर कब्जा करना और वहां के जो लोकल उत्पादक हैं उनको खत्म कर देना। जाहिर है कोई भी देश अपने उद्योगों को ऐसे हमले से बचाना चाहेगा। तो मतलब मुक्त व्यापार अच्छा है, लेकिन डंपिंग जैसी चीजों से निपटना भी जरूरी है। बिल्कुल। इन्हीं सब चीजों को रेगुलेट करने, नियम बनाने की जरूरत महसूस हुई। इसीलिए 1948 में कुछ देशों ने मिलकर गैट बनाया, जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था बातचीत के जरिए व्यापार पर लगने वाले टैरिफ और दूसरी बाधाओं को कम करना। और फिर गैट का क्या हुआ? यही गैट आगे चलकर
1 जनवरी 1995 को एक ज्यादा व्यवस्थित और मजबूत संस्था बन गया, विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, WTO, इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। प्रीलिम्स के लिए ये तारीखें जरूर याद रखनी चाहिए। GAT 1948 और WTO 1995। और WTO करता क्या है? इसके मुख्य काम क्या है? देखिए, इसके कई काम हैं। पहला तो सदस्य देशों के बीच जो व्यापार समझौते हुए हैं उनको लागू करवाना। दूसरा, अगर देशों के बीच व्यापार को लेकर कोई झगड़ा हो जाए तो उसे सुलझाने के लिए एक मंच देना। तीसरा, सदस्य देशों की व्यापार नीतियां क्या हैं उन पर नजर रखना। और चौथा, खासकर विकासशील देशों को व्यापार से जुड़ी तकनीकी मदद देना। WTO के अलावा कुछ क्षेत्रीय व्यापार समूह, रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स भी होते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। ये कुछ पड़ोसी या एक जैसे हित वाले देशों के ग्रुप होते हैं। ये आपस में व्यापार की रुकावटें कम करते हैं ताकि एक दूसरे के साथ व्यापार बढ़े। इनके कुछ उदाहरण? कई हैं, जैसे आसियान, यूरोपीय संघ, USMCA, हालांकि अब इसका नाम USMCA हो गया है, साफ्टा, तेल बेचने वाले देशों का OPEC वगैरह। UPSC प्रीलिम्स में कभी-कभी इनके सदस्य देश या मुख्यालय पूछ लेते हैं। इस अध्याय में ज्यादा डिटेल नहीं है, पर नाम पता होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं व्यापार के प्रवेश द्वारों की, यानी बंदरगाहों की, पोर्ट्स की। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ये गेटवेज की तरह है। यहीं से जहाजों में माल चढ़ता है, उतरता है, यात्री भी आते जाते हैं। किसी बंदरगाह का महत्व किस बात पर निर्भर करता है? एक तो वो कहाँ स्थित है, उसकी लोकेशन क्या है। दूसरा, वहाँ किस तरह की सुविधाएं हैं, क्या-क्या सेवाएं मिलती हैं। प्रीलिम्स के लिए बंदरगाहों के प्रकार समझना शायद जरूरी होगा। हाँ बिल्कुल, इन्हें हम 2 आधारों पर बांट सकते हैं। पहला, उनकी स्थिति यानी लोकेशन के आधार पर, और दूसरा, उनके खास काम यानी स्पेशलाइज्ड फंक्शंस के आधार पर। ठीक है, पहले स्थिति के आधार पर बताइए। स्थिति के आधार पर 2 मुख्य प्रकार हैं। पहला, अंतर्देशीय पत्तन, इनलैंड पोर्ट्स। ये समुद्र तट पर नहीं होते। ये देश के अंदर किसी नदी या नहर पर होते हैं, जहां तक समुद्र से जहाज आ सकते हैं। अच्छा, जैसे इंग्लैंड में मैनचेस्टर है, वो एक नहर पर है। अमेरिका में मेम्फिस है, मिसिसिपी नदी पर। और अपने देश में कोलकाता, हुगली नदी पर। और दूसरा प्रकार? दूसरा है बाह्य पत्तन, आउटपोर्ट्स। ये असल में गहरे पानी वाले बंदरगाह होते हैं। ये मुख्य बंदरगाह से, जो शायद उतना गहरा ना हो, थोड़ी दूर बनाए जाते हैं ताकि बड़े बड़े जहाज जो मुख्य पोर्ट तक नहीं आ सकते वो यहां रुक सकें। इसका कोई उदाहरण? हाँ, जैसे ग्रीस में एथेंस शहर है और उसका बाह्य पत्तन है पिरेयस। ठीक है। अब खास कामों के आधार पर बंदरगाह कैसे अलग होते हैं? खास कामों के आधार पर तो कई तरह के होते हैं। ये दिखाते हैं कि व्यापार कितना विविध है। पहला, तेल पत्तन। क्या? ऑयल पोर्ट्स। नाम से ही साफ है, ये पेट्रोलियम के लिए होते हैं। ये भी 2 तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं टैंकर पत्तन। यहाँ सिर्फ कच्चा तेल जहाजों में भरा या उतारा जाता है, जैसे वेनेजुएला में माराकैबो, ट्यूनीशिया में एस्कीरा। दूसरे होते हैं शोधनशाला पत्तन, रिफाइनरी पोर्ट्स। यहाँ कच्चा तेल आता भी है और उसे साफ करने यानी रिफाइन करने की फैक्ट्री भी वहीं होती है, जैसे फारस की खाड़ी पर आबादान। और कौन से प्रकार है? फिर है मार्क पत्तन, पोर्ट्स ऑफ कॉल। ये वो बंदरगाह हैं जो मुख्य समुद्री रास्तों पर पड़ते हैं। पुराने जमाने में जहाज यहाँ रुककर कोयला, पानी, खाने पीने का सामान लेते थे। अब भूमिका थोड़ी बदल गई है, पर कुछ आज भी अहम है, जैसे अदन, होनोलुलु, सिंगापुर। अच्छा। फिर पैकेट स्टेशन। हाँ, पैकेट स्टेशन। इन्हें फेरी पत्तन भी कह सकते हैं। ये ज्यादातर छोटी दूरी के लिए होते हैं, खासकर 2 जमीनी हिस्सों के बीच पानी के रास्ते यात्रियों और डाक को लाने ले जाने के लिए, जैसे इंग्लैंड में डोवर और फ्रांस में कैले के बीच। और ये आंथ्रोपोस पत्तन क्या होते हैं? एंट्रोपोस पोर्ट्स। हाँ, ये बड़े दिलचस्प हैं। आंथ्रोपोपोर्ट्स ये वो बंदरगाह होते हैं जहां दूर दूर के देशों से माल लाकर इकट्ठा किया जाता है और फिर उसे वहां से दूसरे देशों को भेजा जाता है। ये एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का काम करते हैं। जैसे सिंगापुर पूरे एशिया के लिए एक बहुत बड़ा आंत्रपो है, यूरोप के लिए रॉटरडैम है, बाल्टिक क्षेत्र के लिए कोपेनहेगन। ये सिर्फ बंदरगाह नहीं, ये ग्लोबल लॉजिस्टिक्स के बड़े सेंटर हैं। और आखिरी है नौसेना पत्तन, नेवल पोर्ट्स। इनका व्यापार से सीधा लेना देना नहीं है, ये सामरिक महत्व के होते हैं। यहाँ किसी देश की नेवी के जहाज रुकते हैं, उनकी मरम्मत होती है, सप्लाई मिलती है, जैसे भारत में कोच्चि और कारवाड़। तो हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कितने फायदे हैं, दुनिया कैसे जुड़ती है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है।
कुछ चिंताएं भी हैं इससे जुड़ी हुई। हाँ बिल्कुल है। एक बड़ी चिंता है देशों की एक दूसरे पर निर्भरता, डिपेंडेंस, ये बढ़ जाती है। हाँ, मतलब व्यापार के कारण देश कुछ खास चीजों के लिए दूसरे देशों पर कितने निर्भर हो जाते हैं कि अगर कभी कोई संकट आ जाए, मान लीजिए कोई युद्ध हो जाए या महामारी फैल जाए, तो पूरी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा सकती है। बिल्कुल। और ये भी एक सच्चाई है कि व्यापार का फायदा हमेशा सब तक बराबर नहीं पहुंचता। इससे अक्सर असमान विकास होता है, अनइवन डेवलपमेंट। कई बार जो विकसित देश हैं या बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो व्यापार की शर्तें ऐसी रखती हैं कि फायदा उन्हीं को ज्यादा हो और गरीब या विकासशील देशों का शोषण होता है, एक्सप्लॉयटेशन। ये सोचना गलत है कि व्यापार का फायदा अपने आप सब तक पहुंच जाएगा। सही बात है। और व्यापार को लेकर देशों के बीच जो होड़ रहती है, कमर्शियल राइवलरी, वो भी एक पुरानी समस्या है। इतिहास देखें तो कई लड़ाइयां व्यापारिक हितों के टकराव की वजह से हुई हैं। और आज भी ट्रेड वॉर जैसी चीजें सुनते हैं हम। बिल्कुल। और शायद आज के समय की सबसे बड़ी चिंता है व्यापार का पर्यावरण पर असर, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। देखिए, ज्यादा व्यापार का मतलब है ज्यादा उत्पादन, ज्यादा परिवहन। इसके लिए प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, चाहे वो समुद्र के जीव हों, जंगल हों, खनिज हों। हाँ, और इससे प्रदूषण भी बढ़ता है। अक्सर जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उन पर यह आरोप लगता है कि वो मुनाफे के चक्कर में पर्यावरण और स्थानीय लोगों के हितों का ध्यान नहीं रखती। तो इसका मतलब क्या निकलता है? क्या करें? मतलब साफ है कि हमें व्यापार को सिर्फ आर्थिक फायदे के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। इसे सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सिद्धांतों से जोड़ना होगा। हमें ऐसे रास्ते निकालने होंगे जिनसे व्यापार भी बढ़े, लेकिन पर्यावरण को नुकसान कम से कम हो और विकास का फायदा समाज के सभी हिस्सों तक पहुंचे। मेंस के लिहाज से ये एक बहुत जरूरी मुद्दा बनता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभावों का क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना और इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ कैसे अलाइन किया जा सकता है। बिल्कुल। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि व्यापार सिर्फ पैसों और चीजों का खेल नहीं है। ये लोगों की जिंदगी, उनकी सेहत, उनका रहन सहन और हमारे ग्रह के भविष्य सबको सीधे तौर पर प्रभावित करता है। मुनाफे की दौड़ और इन जरूरी चिंताओं के बीच संतुलन बनाना, यही सबसे बड़ी चुनौती है आज। चलिए अब इस पूरी चर्चा के जो मुख्य बिंदु हैं, उन्हें परीक्षा के लिहाज से समेट लेते हैं। पहले प्रीलिम्स के लिए। ठीक है। और अब प्रीलिम्स के नजरिए से कुछ अहम विश्लेषणात्मक बातें। टाइप्स ऑफ ट्रेड, बायलैटरल, मल्टीलैटरल, बेसिस ऑफ ट्रेड, स्पेशलाइजेशन ड्यू टू डिफरेंसेस इन रिसोर्सेज, क्लाइमेट, पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, बार्टर सिस्टम, सिल्क रूट, colonialism, slave trade abolition dates, industrial revolution impact. Aspects of trade: volume, composition, direction, balance of trade. Key organizations: GATT 1948, WTO 1995, HQ Geneva. Regional blocks. Names. Concepts: free trade, dumping. Types of ports and examples: inland, Kolkata; outport, Piraeus; oil ports, Maracaibo, Abadan; port of call, Singapore, Aden; packet station, Dover, Calais; entrepot, Rotterdam; naval, Kochi. Main takeaways. International trade arises from specialization and resource disparity, benefiting the world economy through efficiency but requires management of dependencies. Historical evolution shaped current trade patterns, influenced significantly by colonialism and the Industrial Revolution, leading to shifts in trade direction and composition. While free trade is promoted, WTO, issues like dumping and negative impacts, environmental degradation, exploitation, uneven development pose challenges requiring balanced policies and focus on sustainable development. तो आज हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की इस जटिल दुनिया की कई परतों को समझने की कोशिश की। हमने समझा कि ये होता क्यों है, इसका इतिहास कैसे बदला, इसके अलग-अलग पहलू क्या हैं, जैसे परिमाण, संयोजन, दिशा, संतुलन, और WTO जैसी संस्थाएं कैसे इसे रेगुलेट करने की कोशिश करती हैं। हाँ, और हमने व्यापार के दरवाजे यानी बंदरगाहों के महत्व और उनके प्रकारों को भी जाना। और सबसे जरूरी बात, हमने ये समझा कि व्यापार सिर्फ अर्थव्यवस्था का मामला नहीं है, इसके सामाजिक और पर्यावरणीय पहलू भी उतने ही गंभीर हैं, जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए सोचने को।
जैसे जैसे दुनिया और जुड़ रही है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है और ये जो रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स हैं ये ताकतवर हो रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में देशों के बीच सीधे व्यापार के बजाय इन बड़े बड़े गुटों के बीच व्यापार हावी हो जाए? दिलचस्प सवाल है। और अगर ऐसा होता है तो इसका भारत जैसे विकासशील देशों पर क्या असर पड़ेगा? इस पर जरूर सोचिएगा। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले विश्लेषण में फिर मिलेंगे। अपनी तैयारी जारी रखें। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.